है, इसका नाम है मिताक्षरा। ये रचना जो लिखी गई है ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रंथ है मिताक्षरा, इसके जो रचयिता है वो है विज्ञानेश्वर। ये मिताक्षरा जो लिखा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा गया। कैसे? याज्ञवल्क्य क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका। याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है। ठीक है, अब जानना है कि ये दोनों ग्रंथ कितने इंपॉर्टेंट है, इनके लिए डबल स्टार लगा के रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिताक्षरा है ये कानूनी है, यानी कानूनी ग्रंथ है, यानी विधि ग्रंथ है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो पुत्र का जन्म होता है उसमें पिता की संपत्ति पर उसका जन्म से ही अधिकार हो जाता है, यानी पिता के रहते हुए पिता के जीवन काल में ही पुत्र जो है अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है, ये बात है। यानी इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है? तो मिताक्षरा है, तो इसमें लिखा जा सकता है पिता के जीवन काल में ही पिता के जीवन काल में ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार रहता है। पिता के जीवन काल में पुत्र का जन्म से ही, क्या लिखेंगे? पुत्र का जन्म से ही पिता के जीवन काल में ही पुत्र का संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। दूसरी बात क्या हो जाएगा? पुत्र अगर चाहे तो पिता की संपत्ति का क्या करवा सकता है? बंटवारा करा सकता है उसके जीवन काल में। तो क्या हो जाएगा? पिता के जीवन काल में ही पिता की संपत्ति पर पुत्र का भी अधिकार। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद ये जो नियम था ये बंगाल और असम को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में मान्य था। यानी ये जो नियम था ये जो नियम बताए गए हैं बंगाल और असम में मान्य नहीं था, इसके अलावा संपूर्ण भारत में मान्य था। संपूर्ण भारत में मान्य था। अब ध्यान से देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मिताक्षरा जो रचना है यह एक कानूनी ग्रंथ है, यानी विधि ग्रंथ है हिंदू धर्म का। ठीक है, यह किसके द्वारा रचित है? तो यह विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित है। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक क्या टीका है जो गद्य में लिखी गई। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, इसलिए पिता के जीवित रहते हुए ही पुत्र क्या कर सकता है? उसकी संपत्ति से उसका बंटवारा कर सकता था। यह नियम जो था बंगाल और असम को छोड़कर मतलब इसमें यह मान्य नहीं था। बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था। एक रचना 8वीं आती है, दाय भाग। क्या नाम है? इसे इरेज करना पड़ेगा, इसे इरेज कर देता हूँ फिर जस्ट बताता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद मिताक्षरा के बाद आएगी दाय भाग। जो अगली जो रचना है 8वीं उसका नाम है दाय भाग। ये जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जीमूत वाहन। यह रचयिता का नाम है जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई। यह जस्ट मिताक्षरा के विपरीत है। क्या है? इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मिताक्षरा के विपरीत। ये चीज समझ में आ गई। अब मिताक्षरा के विपरीत का मतलब ये है कि जो पुत्र है, ठीक है, वो पिता से संपत्ति जीवन काल में नहीं ले सकता उसके, यानी क्या हो सकता? पिता की मृत्यु के पश्चात ही। तो इसका नियम क्या हो जाएगा? पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र संपत्ति का
हकदार होगा। हकदार का मतलब होगा उसके हिस्से होगी, हकदार होगा। ये चीज समझ में आ गई। यह जो नियम था, नियम यह नियम केवल कहाँ था? बंगाल और असम। यह नियम केवल बंगाल और असम में ही मान्य था। ये चीज समझ में आ गई होगी। दायभाग किसने लिखा? जी मोतवाहन ने लिखा। मिताक्षरा के जस्ट विपरीत है। इसमें बताया गया कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, और यह नियम केवल कहाँ? बंगाल और असम में ही लागू था। इससे पहले जो रचना थी मिताक्षरा, उसमें क्या बताया था? वह रचना जो थी विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित थी। उसका नियम यह था कि पुत्र का जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, इसलिए पुत्र जब भी चाहे पिता से अपनी संपत्ति का बंटवारा करवा सकता था। यह नियम जो मिताक्षरा का जो नियम था वह केवल और केवल कहाँ? बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था। ये चीज समझ में आ गई। महाभारत से जो रचना लिखी है ये लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि, इसमें क्या लिखा? शुंगों का राजनीतिक इतिहास लिखा गया। क्या लिखा गया? शुंगों का राजनीतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। शुंगों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। अगली जो रचना है मालविकाग्निमित्रम, ये किसने लिखी है? कालिदास ने। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। यह एक प्रेम कहानी है। इसमें मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। एक चीज समझ में आई। स्वप्न वासुदत्ता जो रचना है ये भास की रचना है। किसकी रचना है? स्वप्न वासुदत्ता जो रचना है ये भास की रचना का नाम है। स्वप्न वासुदत्ता भास, यानी यह गुप्त काल की रचना है। किसकी है? गुप्त काल की रचना है। गुप्त काल, ये चीज समझ में आ गई। बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष। बुद्ध चरित जो रचना है ये किसकी रचना है? ये रचना जो है अश्वघोष रचित है। इसमें गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया। गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन मिलता है। विक्रमांक देव चरित जो रचित है ये किसका रचित है? बिल्हाड़ के द्वारा। बिल्हाड़। गौड़वहो वाक्पति राज, ये किसके द्वारा रचित? गौड़वहो जो है वाक्पति राज द्वारा रचित है। ठीक है। कन्नौज के राजा जो है यशोवर्मन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यशोवर्मन का उल्लेख, यशोवर्मन की राजनीतिक घटनाएं। क्या है? राजनीतिक घटनाएं। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। विक्रमांक देव जो चरित है ये किसके द्वारा रचित है? बिल्हाड़ के द्वारा रचित है, जिसमें विक्रमादित्य विक्रमादित्य छठे की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। मत्त विलास प्रहसन जो लिखी है ये एक पल्लव नरेश थे। क्या थे? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कथा सरित सागर जो रचना है ये किसकी है? सोमदेव की है। कथा सरित सागर सोमदेव। बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र ये इतिहासकारों के नाम है। और जो सेतबंध है वो वाकाटक नरेश। सेतबंध जो रचना है ये वाकाटक नरेश विग्रहराज की। किस है? वाकाटक नरेश जो है विग्रह ने प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। प्रवर सेन द्वितीय की घटना। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने इन सभी चीजों के बारे में बताया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें मैं लौकिक साहित्य या ऐतिहासिक साहित्य की बात हो रही। इसमें जो पहला ग्रंथ हमने करवाया था इस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है अर्थशास्त्र यानी अर्थ वित्त धन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। या संबंधित जो सब्जेक्ट है ये राजनीतिक ग्रंथ है। किससे संबंधित है? राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा
कब लिखा गया? चौथी सदी में लिखा गया। कौटिल्य के द्वारा रचित है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, और यही एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है जो क्या करता है, अधिकारियों के नगद वेतन देने का भी सुझाव देता है। उसके बाद नेक्स्ट रचना जो होती है अष्टाध्यायी या पाणिनि के द्वारा रचित है। कब लिखा गया? 5वीं सदी में लिखा गया। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अष्टाध्यायी हो गए। उसके बाद जो तीसरी रचना आती है वो राजतरंगिणी आती है। इसमें 12वीं सदी में लिखा गया है, कलहड़ के द्वारा रचित है। इसमें जो कश्मीर का नाम मिलता है, इसका नाम कश्यप मेरू मिलता है, क्योंकि ये कश्मीरी इतिहास के बारे में लिखा। आदिकाल से लेकर 12वीं सदी तक के जितने भी इतिहास हुए, जितने भी राजा हुए, उनके शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्योंकि राजतरंगिणी राजाओं की नदी का मतलब है राजाओं का समय प्रवाह, राजाओं के इतिहास का क्रमबद्ध इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चौथी जो रचना आई थी हरिकेली नाटक। हरिकेल नाटक जो है चौहान नरेश विग्रहराज द्वितीय के द्वारा रचित है। ये ऐसा नाटक है जिसकी कुछ पंक्तियाँ अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसमें उसकी मस्जिद की दीवारों पर इसकी कुछ पंक्तियाँ जो है उत्कीर्ण मिलती हैं। इसके बाद जो रचना आती है नेक्स्ट वो है रामचरित। रामचरित में राम के बारे में, यानी पाल वंश का शासक जो था रामपाल, वो स्वयं को उसमें राम के रूप में रिप्रेजेंट करता है। राम के अपने को राम के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है, दरबारी इतिहासकार थे इस बात पे। फिर लिखा है पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई के द्वारा रचित है। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की वीरताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है इसे। अगली जो रचना थी इससे पहले जो पढ़ाए थे वो मिताक्षरा थी। मिताक्षरा जो थी, मिताक्षर यह एक कानूनी ग्रंथ या विधि ग्रंथ था, जिसको किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। और यह जो रचना थी मिताक्षरा, वो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका थी। टीका का मतलब है गद्य पे लिखी गई। ठीक है, उनको विस्तृत परिभाषा स्वरूप विस्तृत व्याख्या के साथ उसका नियम जो था उसमें यह बताया गया था कि जो पुत्र होता है उसका पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। कहने का मतलब ये था कि पिता के जीवन काल में पुत्र अगर चाहे तो अपनी संपत्ति ले सकता था, जैसे आजकल होता वर्तमान में। लेकिन ये नियम क्या था? बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था मिताक्षरा का। और अब जो ये दूसरी जो रचना है 8वीं दाय भाग, ये जस्ट मिताक्षरा के विपरीत है। इसका मतलब है अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है तो पुत्र अपनी संपत्ति नहीं ले सकता। पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र क्या कर सकता? संपत्ति का अधिकारी होता था। यह नियम का बंगाल और असम में लागू था। ये चीज समझ में आ गई। महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा रचित रचना है। इसमें शुंगों के राजनीतिक इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट रचना है मालविकाग्निमित्रम, जो कालिदास के द्वारा रचित है। यह एक प्रेम कहानी है जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया। स्वप्न वासुदत्ता जो रचना है ये गुप्त काल में रचित, किसके द्वारा? भास के द्वारा रची गई। बुद्ध चरित जो है अश्वघोष। अश्वघोष का मतलब ये है कि यह गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन करता है। नेक्स्ट रचना है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित किसके द्वारा रचित? बिलाहर के द्वारा रचित। गौरवहो वाकपतिराज, इसमें कन्नौज के नरेश थे यशोवर्मन, उनकी राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। और क्या लिखा है? मत विलास प्रहसन, ये पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन की विजयों का वर्णन करता है। मुद्रा राक्षस गुप्त काल की रचना है, विशाख के द्वारा रचित। कथा सरिसागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी छेदेन सेतुबंधु वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। आशा कर रहे हैं ये जो सीरीज चल रही है आप लोग कंटिन्यूअसली देख भी रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होंगे। इसके अलावा ये जितनी भी रचनाएं करवाई जा रही हैं, जितना भी मैंने प्रॉपर नोट्स इससे पिछली क्लासों में पढ़ाया, ये सारा जो प्रश्न है ये किसी न किसी प्रकार से यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर KVS NVS TGT PGT सेट किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे SSC MTS हो, SSC CGL हो, डिफेंस हो, इन सब के लिए प्रॉपर महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वो लोग कम से कम क्लास को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जो भी क्वेरी नहीं समझ में आई है उसे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।